हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग इस वीडियो में ब्लड रिलेशंस एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक देखेंगे। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो लेक्चर बनाए हैं जो लॉजिकल रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक में से हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक में से मैंने बनाए हैं। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं और हम लोग वोकेबलरी भी साथ में कवर कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस में अभी हम लोग ज्योग्राफी का एरिया कवर किए हैं जिसमें हम लोग नेचुरल डिविजन्स पे आए हुए हैं। तो देखिए, हर वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पकड़ते हैं और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं और वो कॉन्सेप्ट हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं अगर उसी टाइप के क्वेश्चन हो। तो ऐसे में कोशिश करता हूँ, जैसे अभी ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट के हम लोगों ने 10 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। और फ्रेम क्या किए हैं कि मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। कोशिश है कि अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को जो अलग अलग वैरायटी के हैं उनको आप बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको एक बार समझ बैठ जाएगी कि क्या है। उसके बाद वैसे अनंत सागर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप और बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो लेक्चर होंगे, आप वहां से सॉल्व करते रहिए, नो डाउट। बट ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, आपको इस सॉल्यूशन को देखने से पहले इसका एज अ क्विज अगर आपको सॉल्व करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक दिया होगा, वो क्विज का लिंक है। वो क्विज के लिंक में आप जा सकते हैं और उसको एज अ क्विज सॉल्व कर सकते हैं। आपको वहां पे आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा एंड देन फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं जहां पे आपकी गलती हुई है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है आपका कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड, मतलब सुरेश एक आदमी है जो एक फोटो में एक बॉय है, उस बॉय को देखते साथ वो क्या बोल रहा है वो सुनो। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ब्रदर। पहले हम लोग आते हैं लास्ट वाले सेगमेंट को बात करते हैं। वो बोल रहा है ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब सुरेश की मदर, जैसे ये सुरेश है, ठीक है, सुरेश की मदर, सुरेश की मदर फीमेल के लिए हम लोग राउंड सर्कल बना लेते हैं और मेल के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर सर्कल स्क्वायर बना लेते हैं ताकि हमारे समझने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग मिटाते हैं और यहाँ पे लेते हैं सूर्य। ये बोल रहा है ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब सुरेश की सन का ओनली मदर, तो वो खुद ही हुआ भाई, उसकी मदर का अकेला बच्चा है तो वो खुद ही है। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब ओनली सन ऑफ माई मदर वो खुद है और उसका सन की बात कर रहा है, ठीक है, उसके सन की बात कर रहा है। तो वो लड़का जो है वो ये लड़का है। तो ये पूछ रहा है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, तो सुरेश उस बॉय से कैसे रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली वो उसका फादर हुआ सुरेश, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखते हैं, देखें, ये क्वेश्चन आसान था। ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं एग्जाम में कि कभी फोटोग्राफ दे दिया जाता है और कोई लड़का उसको पॉइंट आउट करता रहता है। तो आप कोशिश करिए लास्ट से आगे बढ़ने का और उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। तो इस क्वेश्चन का ऐसा सॉल्यूशन बन सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि देखिए, इफ ए एंड बी इज द, अच्छा एक सेकेंड, इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं और हम लोग ले आते हैं इसमें, आई थिंक ये ठीक है। इफ ए एंड बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। देखिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी को क्या बोला जा रहा है कि ए मदर होंगी बी के, ए मदर होगी बी के। बी लड़का या लड़की नहीं मालूम, लेकिन ए मदर है तो ए लड़की है। उसके बाद आता है ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी क्या होगा, ए इज ब्रदर, ए ब्रदर है मतलब ए लड़का है ऑफ बी का, बी का भी हमको जेंडर नहीं पता। फिर सी में आते हैं, सी में बोलता है ए परसेंटेज ऑफ बी की बात करें तो ए परसेंटेज ऑफ बी में क्या होता है, ए इज फादर ऑफ बी, ए का पता है कि ए फादर है बी का, ठीक है। और हम लोगों को ए इंटू बी के बारे में है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए पता है कि सिस्टर है बी के। अब वो पूछ रहा है कि P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q कौन सा शो करेगा। देखिए, P मैटरनल अंकल ऑफ Q है, P इज मैटरनल अंकल, मतलब P अंकल है तो मेल होगा और उसकी बहन मैटरनल मतलब कि मम्मी का भाई, ठीक है, मामा। तो यहाँ पे है, लेकिन इसका हमको मालूम नहीं है। और उसकी
मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। अब क्यू का भी हम लोगों को जेंडर पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन हमारे साथ होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हम लोग इसमें देखते हैं ऑप्शन वाइज ऑप्शन। देखिए जनरली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमेशा ये जो पी ब्रदर होगा इसका, ये कौन से कंडीशन में आता है, देखिए यहाँ पे आ रहा है ए माइनस बी वाला कंडीशन में लिख रहा है कि ये ब्रदर होगा इसका। तो ये हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही हम लोग ले सकते हैं कि पी माइनस समथिंग, ये हमको मालूम नहीं है, पी माइनस समथिंग। देखिए यहाँ पे क्यू माइनस है, पी प्लस है, पी माइनस है और क्यू माइनस है। ऑब्वियसली यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ से पी माइनस चालू हो रहा है। आप इसको पूरा भी करेक्ट देख सकते हैं, देखिए पी माइनस एम, तो पी माइनस एम को अगर अपन करें तो आप लिख सकते हैं पी ब्रदर है एम का। फिर लिख रहा है एम प्लस एन, एम प्लस एन, देखिए यहाँ पे आप देखें एम प्लस एन क्या होता है, एम फीमेल होती है मतलब यहाँ पे, और नीचे में आता है बी, बी का जेंडर पता नहीं। और एन इंटू क्यू, एन इंटू क्यू, देखिए क्यू इंटू में क्या होता है, ये फीमेल हो जाता है ए वाला पोर्शन, तो ये हम लोग इसको हम लोग क्या कर देते हैं, फीमेल कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं इंटू क्यू, मतलब यहाँ पे ये है आपका क्यू का, ठीक है। अब इसको हम लोग एन मान लेते हैं, ठीक है, एन, क्योंकि हाँ, तो ये हो गया पी माइनस एम, एम प्लस एन और एन इंटू क्यू, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, क्यू का हमको जेंडर नहीं मालूम कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये मालूम है कि ये दोनों भाई बहन हैं, ये बहन है और ये जो भी होगी बहन होगी भाई होगी, लेकिन इनकी मम्मी कौन है, एम है, और एम का भाई कौन है, ये है, तो ऑब्वियसली क्यू का जो मैटरनल अंकल होंगे वो पी ही होंगे। तो आप ऐसे करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस पैटर्न का क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है बी का, तो ए को अपन बना देते हैं ब्रदर बी का, बी का जेंडर अपन को पता नहीं है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, चलो बी का जेंडर पता चल गया, सी का, लेकिन सी का भी हमको जेंडर नहीं पता। सी इज द फादर ऑफ डी, सी फादर है डी का, डी का भी हम लोग को जेंडर नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी कैसे रिलेटेड है ए से, तो आप देखिए डी का जो पापा है उसकी ये बहन है और ये उसका भाई है, मतलब ये डी सी का भाई है, मतलब ये डी का क्या हुआ, ये अंका डी इज रिलेटेड टू ए, मतलब डी कैसे रिलेटेड है ए से, तो ए से रिलेटेड डी कैसा होगा, या अगर इसका हम लोगों को जेंडर पता होता तो हम ये बोलते, अगर ये मेल होता तो हम इसको बोल देते कि ये नेफ्यू है, क्योंकि भतीजा बोलते हैं ना, जैसे ये इसका भाई का बेटा है तो ये इसका तो भतीजा ही हुआ ना, तो भतीजा हुआ तो अपन इंग्लिश में नेफ्यू बोल सकते हैं अगर ये जेंडर हुआ, लेकिन जेंडर तो अपन को पता नहीं था ना। और अगर ये लड़की होती तो इसको हम लोग बोलते हैं नीस, ठीक है, भतीजी को नीस बोलते हैं, भतीजा को नेफ्यू बोलते हैं, लेकिन हमको ये इसका जेंडर नहीं पता, इस वजह से हम नेफ्यू या नीस में हम नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है कि देखिए इफ डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी क्या है आपका, डी इज ब्रदर ऑफ बी, हम लोग इसको बना लेते हैं, बी का भी हमको नहीं मालूम कुछ भी। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, अब वो बोल रहा है कि बी सी से कैसे रिलेटेड है, ये आप बताओ, सी का भी हमको कुछ पता नहीं है सी क्या है, लेकिन अब इसके आंसर करने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, हमको ये पूछा जा रहा है, टू आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नेसेसरी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी, द सन ऑफ डी, सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी, मतलब जो इसका जो सन है वो ग्रैंड सन किसका है, सी का, मतलब देखिए ऑब्वियसली सी का ग्रैंड सन होगा, मतलब सी इसका कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, ग्रैंड सन है मतलब सन सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन, मतलब ये लड़का है, ये तो पता चल गया क्योंकि ग्रैंड सन है, लेकिन सी अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि दादी का भी ग्रैंड सन ही होता है और दादा का भी ग्रैंड सन ही होता है, मतलब बच्चा तो उसके लिए ग्रैंड सन, बच्चा तो ग्रैंड सन है, लड़का है, लेकिन दादी और है या दादा है ही नहीं पता सी, ठीक है, तो अभी हम लोग इतना छोड़ते हैं। उसके बाद तो अभी भी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये देखते हैं हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी से कैसे रिलेटेड है ये हम लोगों को देखना है। तो आप ये देखिए अभी बी का जेंडर पता नहीं है,
ठीक है, और सी का भी जेंडर अभी को पता नहीं है, तो हम ये बता सकते हैं क्या कि सी कैसे रिलेटेड है। देखिए ये इसका बच्चा है, ठीक है, और ये दोनों भाई बहन है या भाई भाई है नहीं मालूम, लेकिन अब इसमें अगर आप देखें तो ये इसका सन भी हो सकता है और इसकी डॉटर भी हो सकती है। तो अभी तक हम लोगों को इसका कंडीशन हम लोगों को नहीं पता, सॉरी। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट तक आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, ये बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बी इज द सिस्टर ऑफ डी। बी है क्या है, सिस्टर ऑफ डी है। ये जैसे ही पता चला कि ये सिस्टर है, तब हमको पता चल गया कि भैया बी कैसे रिलेटेड है सी से, वो उसकी डॉटर है। तो हम लोगों को दोनों कंडीशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसमें पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी जब आप इसको बनाओगे, तो हम लोगों को दोनों की कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ऐसा टाइप का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। फिर हम लोग आगे आते हैं और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। वीना क्या है, वीना अच्छा वीना को हम लोग लिख देते हैं सिंपल वी से। वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ, ये सिस्टर इन लॉ है, ये लड़की है, सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। सिस्टर इन लॉ मतलब होता है कि मतलब आप जब शादी कर लेते हैं तो जैसे वाइफ है तो उसके हस्बैंड की जो बहन होगी वो उसकी सिस्टर इन लॉ होगी। या अगर हस्बैंड का जैसे भाई है, ठीक है, हस्बैंड का भाई है, वो उस भाई के लिए हस्बैंड की जो वो उसकी जो वाइफ है, अपने भाई की वाइफ है, वो सिस्टर इन लॉ होगी। तो वीना क्या है, सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक है, ठीक है। तो अपन ये मानते हैं कि इसका जो हस्बैंड है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जो भाई है वो हमको मालूम है अशोक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो वीना इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, यहां तक तो हो सकता है। इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। वीना क्या है, डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी भी है। डॉटर इन लॉ मतलब बहू। तो ये डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, कल्याणी का डॉटर इन लॉ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैक करते हैं और यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे इसकी जो मम्मी है वो है कल्याणी। कल्याणी इसकी मम्मी है, इसीलिए ये वीना इसकी डॉटर इन लॉ हुई। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। जो धीरज है वो फादर है सुदीप का। तो धीरज को अलग से बना लेते हैं, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। सुदीप को भी अलग से बना देते हैं। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। ये सुदीप क्या है, ओनली ब्रदर ऑफ अशोक है। तो अशोक का देखिए ब्रदर का नाम हमको पता नहीं, और ये ओनली ब्रदर मतलब यही सुदीप हुआ। और सुदीप का पापा कौन थे, वो थे आपके धीरज थे। तो इसका हस्बैंड कौन हुआ, धीरज हुआ। तो यहाँ पे धीरज अपन लिख लेते हैं। अब देखते हैं हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक। अब कल्याणी अशोक से कैसे रिलेटेड है, कल्याणी अशोक से रिलेटेड है, भाई उसकी मम्मी होगी। तो कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक इज नन ऑफ दिस, क्योंकि ये होगी उसकी मदर। तो कल्याणी आपकी मतलब इसकी अशोक की मदर होगी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगता, डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट इसका आंसर आता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है आपका, ए पी आर एक्स एंड एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो। देखिए एक रो है, रो हम लोग बिठा देते हैं, और कितने लोग हैं, 6 लोग। तो एक दो तीन चार पांच छह, 6 लोग हो गए। अब देखते हैं हम लोग, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। अब सेंटर है तो एस और जेड यहां भी हो सकते हैं, या एस और जेड ऐसे भी हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। फिर बोलता है ए एंड पी आर द एट द एंड्स। हम लोग ए और पी को ऐसे भी ले सकते हैं, और आप ए और पी को ऐसे भी लिख सकते हो, ए और पी, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, ये बोल रहा है आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखिए यहां अगर ए यहां पे होगा तो इसके लेफ्ट में कोई नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन बेकार है, ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। ये कंडीशन को हटाओ तो आपको ये समझ में आ गया, ये कंडीशन फिक्स है कि ए इस तरफ बैठा है, बी इस तरफ बैठा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको मिटा देते हैं ये कंडीशन को, ये कंडीशन हमारे लायक नहीं है।
और हम लोग ये देखते हैं अभी एक्स और जेड का कॉन्सेप्ट वो नहीं हुआ है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा कि ए आपका इधर होगा और पी इधर होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ये पता चल गया कि आर यहाँ पे बैठा हुआ है, लेफ्ट ऑफ ए में बैठा है, ये भी कंफर्म है, जिस जहां जहां कंफर्म है वहां आप राइट मार्क मार सकते हैं। अब वो पूछ रहा है हु इज टू द राइट ऑफ पी। अब देखिए एस और जेड इस तरफ बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। वो पूछ रहा है कि पी के राइट हैंड साइड पे कौन होगा। तो देखिए कौन बच जाता है आपका। देखिए यहाँ पे ए का जगह फिक्स है, आर का जगह फिक्स है, पी का जगह फिक्स हो चुका है, हमारा जेड और एस ठीक है कहीं पे भी हो लेकिन उन लोग बीच में है, तो बच कौन जाता है हमारा एक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग ऑन द राउंड। अच्छा देखिए इससे रिलेटेड जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सिटिंग अरेंजमेंट का, तो हमेशा ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन आता है और उससे रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन लगातार लगातार देते हैं। अगर आप एक बार सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा ढंग से बना दिए तो आपको तीन चार क्वेश्चन लगातार आपके आंसर वो हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तीन चार क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन से आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, तो ये तीन चार क्वेश्चन बहुत अहमियत रखते हैं। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट आप ध्यान से सिटिंग अरेंजमेंट बनाइएगा, कई बार आप उसको चेक कर लीजिएगा, फिर आपका आंसर अगर सही है तब आगे बढ़िएगा। तो चलिए बनाते हैं इसका एक अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट बना दिए हम लोग, ये इसमें हम लोग 8 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो हम लोग ऐसा बना देते हैं ये ठीक है। कई बार मिस्टेक हो सकता है, हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं। आर सिटिंग राउंड द सर्कल आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। अब वो बोल रहा है पी सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। पी क्या है, देखिए आप कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं तो हमेशा राइट हैंड साइड इस तरफ होता है, क्योंकि और लेफ्ट हैंड साइड आपका इस तरफ होता है। ध्यान रखिएगा, अपने आप को आप सीधा मान के चलिएगा और आपका जो राइट हैंड साइड है वो ये होगा। उसी हिसाब से आप समझिएगा कि आप जिस दिशा में बैठे हैं उस दिशा में आपका राइट जैसा होगा वैसे ही होगा। मतलब अगर आप इस तरफ फेस करके बैठते हैं तो आपका किस तरफ राइट होगा किस तरफ लेफ्ट, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इनिशियली ये मानते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ पी इज सेकेंड टू द राइट, पी सेकेंड टू द राइट ऑफ टी है, तो अगर हम लोग टी यहाँ पे माने तो सेकेंड टू द राइट यहाँ पे होगा, टी के सेकेंड राइट में पी यहाँ पे होगा। इतना समझ में आया। हु इज द नेबर ऑफ आर एंड वी, ये बोल रहा है कि पी इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, हु इज द नेबर ऑफ आर वी, मतलब यहाँ पे देखिए हु किसके सामने इस्तेमाल हो रहा है, टी के, तो यहाँ पे टी का बात चल रहा है कि टी नेबर है आर और बी का। तो हम लोग एक काम करते हैं आर और बी को यहाँ यहाँ बना डालते हैं। एक अनुमानित, जरूरी नहीं हमारा v यहां भी हो सकता है और r यहां भी हो सकता है। अभी तो आप पेंसिल से एक बार बनाने की कोशिश करिएगा और जो नहीं होगा उसको मिटा दीजिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं s इज नॉट द नेबर ऑफ p। पहले कंडीशन में बोल दिया है कि आपका, अच्छा एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं और थोड़ा सा अच्छा फिगर बना देता हूं। ये हो गया आपका एक, हाँ अभी हम लोग बोले थे t और यहाँ पे p, और यहाँ पे बोल रहे थे कि t इज द नेबर ऑफ r एंड v, तो हम लोग r और v को अभी ऐसे बना देते हैं और बोलते हैं s इज नॉट द नेबर ऑफ p। अब देखिए यहाँ पे चार जगह बची हुई है, उसमें से यहाँ पे s नहीं आ सकता क्योंकि वो नेबर नहीं है, तो s का जगह यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। ये तीन जगह पे s बैठ सकता है, इतना हम लोग को पता चला। अब देखते हैं v इज द नेबर ऑफ u, जो v है वो नेबर है u के। तो देखिए v यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पे वो v किसी का नेबर u का नेबर नहीं बन सकता, इसलिए आप एक काम करिए ये कंडीशन हटा दीजिए और यहाँ पे आप r लगा दीजिए और यहाँ पे आप v लगा दीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये पता चल गया कि जो, एक सेकेंड, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पोर्शन को मिटा देते हैं, ये पोर्शन को मिटा देते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे आ गया r और यहाँ पे आ गया v, यही था। हाँ तो देखिए अभी आपको ये कंडीशन, p का कंडीशन आपको पता है क्योंकि t के सेकंड टू द राइट है, v और r का आपको जगह पता चल गया है, ठीक है।
क्यों पता चला है? क्योंकि देखिए ये बोल रहा है v इज द नेबर ऑफ u, तो v के नेबर में कौन हो सकता है? u, तो यहाँ पे u होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे s कभी नहीं आ सकता, तो आप s को यहाँ से भी हटा दीजिए और इसको मिटा दीजिए। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो अब s की जगह दो ही हो सकती है और ये जगह भी हम उनको पता नहीं है कि क्या है। अब देखते हैं आगे की कहानी। वो बोल रहा है q इज नॉट बिटवीन s एंड w, आपका जो q है वो s और w के बीच में नहीं है, Q S और W के बीच में नहीं है। देखिए अगर हम लोग S को यहां लगाते हैं, अगर हम लोग S को यहां लगाए, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, ठीक है वो छोड़िए, आगे और देखते हैं क्योंकि हमको तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। W इज नॉट बिटवीन U एंड S, W इज नॉट बिटवीन U एंड S। अगर S यहां पे लिखा आता है तो ऑब्वियसली यहां पे W नहीं हो सकता, फिर W हमको यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। W इज नॉट बिटवीन U एंड S, तो यहाँ पे वो करके यहाँ पे, और जो बच जाता है वो क्या है, Q की वैल्यू, वो Q यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये कंडीशन हम लोग देखें तो अब इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं दो तीन क्वेश्चन को, तब समझ में आ जाएगा कि हम लोग सही बैठाए हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, दोनों नेबर नहीं है, तो आर वी को चेक करते हैं। आर और वी देखिए दोनों नेबर्स नहीं है, तो आप यहाँ पे टिक मार सकते हैं, लेकिन अभी पूरे उसमें टिक मत मारिए, पहले आप तीन चार क्वेश्चन में देख लीजिए कि सही बैठ रहे कि नहीं, फिर आप उस पर टिक मार सकते हैं। तो अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं ये सेटिस्फाई इस के लिए भी हो रहा है कि नहीं। तो देखिए हम लोग इसमें आते हैं और ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है v इज द, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, ये सेम चीज है। बोल रहा है विच वन इज इमीडिएट, एक सेकेंड इसको मिटा देता हूँ, हाँ, विच वन इज इमीडिएट राइट टू v, v के इमीडिएट राइट कौन है, t है, तो आप इसको टिक मार सकते हैं, अच्छी बात है। तो यहां तक भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसके आगे हम लोग आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। नीचे वाला क्वेश्चन जो है आपका, नीचे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, ये सब सही है। लास्ट में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, p इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ q, p आपका इमीडिएट राइट ऑफ q है क्या, तो p इमीडिएट राइट ऑफ q नहीं है, इसको काटो। r इज बिटवीन u एंड v, r u एंड v के बीच में है क्या, r u और v के बीच में नहीं है, इसको भी काटो। q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w, q इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w है क्या, यहाँ पे भी नहीं है, काटो। u इज बिटवीन w एंड s, u w एंड s के है, ये भी काटो। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन कट गए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ है। तो आप अरेंजमेंट में आप फिर से थोड़ा, क्योंकि मैं इसलिए बोला कि आप डायरेक्ट आंसर पे मत आइए, ये 4-5 नंबर का सवाल है, 4-5 नंबर के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ गड़बड़ किए या हम लोग कहाँ अरेंजमेंट में मिस्टेक कर रहे थे। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन को मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा कहाँ प्रॉब्लम हो रहा था। देखिए सब कुछ सही था, हम लोगों ने यहां तक लिया था कि p इज सेकेंड टू द राइट ऑफ q, ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई किया था। हमने ये भी देखा था कि ये r एंड b के है, s इज नॉट द नेबर ऑफ p, s इज नॉट द नेबर ऑफ p में हम लोगों ने ये बिठा लिया था कि s यहां रहेगा या तो यहां रहेगा, ये भी हम लोगों ने देखा था। अब देखते हैं v इज द नेबर ऑफ u, v इज द नेबर ऑफ u, ये भी हमने सेटिस्फाई किया था। q इज नॉट बिटवीन s एंड w, आपका जो Q है वो S और W के बीच में नहीं है, और W इज नॉट बिटवीन U एंड S। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे Q ले लेते हैं, इससे क्या होगा कि देखिए W इज, यहां पे आपका आ जाएगा। अब S कहां ले, S ये बोल रहा है कि S और U के बीच में W नहीं आ सकता, तो अगर आप S यहां लिख लेंगे तो आपके पास U, जो W के लिए सिर्फ एक ही जगह बचेगी, तो आप वहां लिख नहीं सकते। तो आप एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग और यहाँ पे S एज इट इज लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं W। अब हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि इसमें सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। पूछते हैं P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, P इमीडिएट राइट ऑफ Q है क्या, तो देखिए Q के लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का इमीडिएट राइट कौन है, W है, तो ये तो हो नहीं सकता।
आर इज बिटवीन यू एंड वी, आर यू और वी के बीच में है, नहीं है। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, Q इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W है क्या, तो ऑब्वियसली है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर ये कंडीशन U इज बिटवीन W एंड S, W और S के बीच में U है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन अब सेटिस्फाई हुआ, तो ये हमारा अब अरेंजमेंट एकदम सक्सेस हो गया है। ये अरेंजमेंट से अब सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी। ये कंडीशन है, अब हम लोग लेके चलते हैं इसी को ऊपर। ये आपका क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है, लास्ट में पूछा है विच वन इज इमीडिएट राइट ऑफ W, V, V का सबसे इमीडिएट राइट कौन है, T है, तो इसका आंसर आपका T ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि Q इज नॉट, विच ऑफ द टू आर नॉट नेबर, तो इसमें देखिए R और V, फर्स्ट ऑप्शन देखिए R और V इमीडिएट नेबर है क्या, नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आएगा। और इसका लास्ट एक क्वेश्चन और था शायद, मेरे ख्याल से ये है लास्ट क्वेश्चन, और वो बोलता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S, S का पोजीशन क्या है, तो S का पोजीशन आप देख लीजिए, बिटवीन U एंड V है क्या, U एंड V तो नहीं है S का पोजीशन। सेकंड टू द राइट ऑफ P है क्या, सेकंड टू द राइट ऑफ P में तो W है। टू द इमीडिएट राइट ऑफ W है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, तो आपका C इसका सही आंसर आएगा। तो देखिए ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया लॉजिकल रीजनिंग के, और लॉजिकल रीजनिंग में हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट देखा, और हम लोगों ने ब्लड रिलेशन देखा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा होगा। मेरा खासा वो होगा, अनुरोध होगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको एज अ क्विज बार बार सॉल्व करें, और फिर कुछ दिक्कत आता है तो आप इसका वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखें, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही काफी रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और नए टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।